कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम भौतिकी यानी कि फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे, यानी कि सीधी रेखा में गति। उसके बाद कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम केमिस्ट्री में विलयन यानी कि सॉल्यूशंस पार्ट को पढ़ेंगे। और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम फिजिक्स का पार्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का भाग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु की संरचना भाग 2। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु का थॉमसन मॉडल। उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल और आखिर में हम पढ़ेंगे समस्थानिक एवं समभारिक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के पहले विषय से, परमाणु का थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित पदार्थ से बना हुआ है, जिसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल के कुछ निष्कर्ष। पहला, ऋणात्मक आवेश परमाणु के भीतर होता है। दूसरा, परमाणु से भी छोटा कण प्रकृति में होता है। तीसरा, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मॉडल की कुछ कमियां। यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु के अंदर धनावेश इलेक्ट्रॉन को कैसे बांधे रखता है। दूसरा, इस मॉडल ने परमाणु के नाभिक के बारे में भी नहीं बताया। तो इसी के साथ परमाणु का थॉमसन मॉडल यहीं पर समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। उससे पहले हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड के प्रयोग के अंतर्गत लगभग 2000 परमाणु की मोटाई की एक पतली स्वर्ण परत पर छोटे धनावेशित अल्फा कणों की बौछार की गई, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर अल्फा कण का सक्रिय स्रोत कुछ अल्फा कण फेंक रहा है स्वर्ण पत्र के ऊपर। आइए देखते हैं इस प्रयोग की क्या क्या अवलोकन थी। पहली, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से अविक्षेपित होकर गुजरे। दूसरी, बहुत कम अल्फा कण टकरा कर वापस लौट गए, यानी 180 डिग्री द्वारा विक्षेपित हुए। तीसरी, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो छोटे कोण से अविक्षेपित होकर गुजरे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मॉडल के निष्कर्ष। पहला, एक
परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होती है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक कोलंबिक आकर्षण के बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहां पर एक नाभिक जो कि परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच है और उसके ऊपर धनावेशित आवेश है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है वो उस नाभिक के ऊपर ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मॉडल की कुछ कमियां। पहली, यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ नहीं बता पाया था। दूसरी, यह स्पेक्ट्रा की लाइन की व्याख्या नहीं कर सका। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। परमाणु संख्या। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहा जाता है, यानी कि परमाणु संख्या बराबर होती है कुल प्रोटॉन की संख्या के। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को इसका द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की कुल संख्या जमा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। समस्थानिक। समस्थानिक एक तत्व के वो परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है मगर द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एक ही तत्व के समस्थानिक एक दूसरे से केवल न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। आइए देखते हैं समस्थानिक के उदाहरण। हाइड्रोजन के समस्थानिक। दोस्तों, प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। आइए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोटियम की परमाणु संख्या 1 होती है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या भी 1 होती है जबकि द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ट्रिटियम की परमाणु संख्या भी 1 होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 होती है। यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों की परमाणु संख्या 1 ही है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग है। इसीलिए इन्हें हाइड्रोजन के समस्थानिक कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समभारिक। अलग अलग परमाणु संख्या वाले अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या 1 ही है उन्हें समभारिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, इन सभी की द्रव्यमान संख्या बराबर है, इसीलिए इनको समभारिक कहते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आखिरी विषय की तरफ। समस्थानिक एवं समभारिक के बीच अंतर। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है जबकि समभारिकों की परमाणु संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है जबकि समभारिकों की द्रव्यमान संख्या समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है जबकि समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने सीखा परमाणु का थॉमसन मॉडल। इस
मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित पदार्थ से बना हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। यह मॉडल थॉमसन मॉडल की कमियों को पूरा करता था और इसके अंदर हमने यह जाना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। उसके बाद हमने पढ़ा समस्थानिक एवं समभारिक। तो चलिए देखते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग सिद्धांत। इसके अंदर हम अलग अलग तरंगों के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी कुछ उनकी विशेषताओं के भी, जैसे कि तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यहां पर हम महान वैज्ञानिक प्लांक द्वारा दिए गए ऊर्जा के सूत्र के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 4। तो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे ग्राफ द्वारा वेग तथा विस्थापन ज्ञात करने की विधि से। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम तथा द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ द्वारा वेग ज्ञात करने की विधि। इसके लिए त्वरण तथा समय ग्राफ की आवश्यकता होती है। वेग का मान त्वरण तथा समय ग्राफ के वक्र के तहत कुल क्षेत्रफल के मान के बराबर होता है। मतलब हमें वेग ज्ञात करने के लिए त्वरण तथा समय के ग्राफ की जरूरत होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और फिर वेग का मान ज्ञात करने के लिए ग्राफ के वक्र के नीचे कुल क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं और यही क्षेत्रफल का मान वेग के बराबर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसे और विस्तार से समझते हैं। चलिए हम एक क्षैतिज अक्ष लेते हैं जो कि समय का अक्ष है, जिसको T से रिप्रेजेंट किया है, और साथ ही हम एक ऊर्ध्वाधर अक्ष लेते हैं जो कि त्वरण का अक्ष है, जिसे A से रिप्रेजेंट किया है। क्षैतिज अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ऊर्ध्वाधर अक्ष को वर्टिकल एक्सिस। अब हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरह से है। अब वेग ज्ञात करने के लिए इस वक्र के नीचे कुल क्षेत्रफल जितना है उसका मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम ग्राफ के अंतिम बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो समय के अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, और इस तरह हम ये क्षेत्रफल को दिखा सकते हैं। और हम कह सकते हैं V
मतलब वेग बराबर वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल। तो चलिए अब आगे चलते हैं और ग्राफ द्वारा विस्थापन ज्ञात करने की विधि पढ़ते हैं। इसके लिए वेग तथा समय ग्राफ की आवश्यकता होती है। विस्थापन का मान वेग तथा समय ग्राफ के वक्र के तहत कुल क्षेत्रफल के मान के बराबर होता है। मतलब विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए हम वेग तथा समय ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वेग तथा समय ग्राफ को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ के वक्र के नीचे के कुल क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं और क्षेत्रफल के इसी मान को हम विस्थापन कहते हैं और इस तरह ग्राफ द्वारा विस्थापन का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए हम एक क्षैतिज अक्ष खींचते हैं जो कि समय का अक्ष है और इसी तरह हम एक ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचते हैं जो कि वेग का अक्ष है और हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरह से है। अब विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम इस ग्राफ के अंतिम बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं समय के अक्ष पर और अब इस आकृति के अंदर जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन के बराबर होता है और हम लिख सकते हैं d यानी विस्थापन बराबर वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण पे नजर डालते हैं। यह समीकरण प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और त्वरण के बीच के संबंध को दर्शाती है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में इस समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका सूत्र होता है v बराबर u प्लस at, जहां v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है तथा t समय है और इसी को हम प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जो कि है v माइनस u बराबर at। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए एक उदाहरण पढ़ते हैं। मानते हैं एक कण गतिमान है जिसका प्रारंभिक वेग है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग है v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड और कुल समय है 40 सेकेंड। मतलब 40 सेकेंड के समय अंतराल में कण का वेग 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो वेग परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कण में त्वरण भी होगा क्योंकि त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। तो चलिए हम यहाँ पर त्वरण का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करते हैं जो कि इस प्रकार है v बराबर u प्लस at, जहां पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है तथा t समय है। तो चलिए अब हम यहां पर सभी चरों के मान रखते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। 30 मीटर पर सेकेंड बराबर 10 मीटर पर सेकेंड प्लस a गुणा 40 सेकेंड। अब इसे हल करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, जिससे हमें मिलता है 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बराबर a गुणा 40 मीटर पर सेकेंड और इसे हल करने पर मिलता है a गुणा 40 मीटर पर सेकेंड बराबर 20 मीटर
पर सेकेंड, जिसे हल करने पर हमें मिल जाता है a बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही त्वरण का मान है। तो इस तरह प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करके हमने त्वरण का मान ज्ञात किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण को पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक क्षैतिज अक्ष खींचते हैं जो कि समय का अक्ष है, और साथ ही एक ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचते हैं जो वेग का अक्ष है। अब यहां पर हम समय और वेग के बीच एक ग्राफ खींचते हैं जो कुछ इस तरह से है। अब द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण निकालने के लिए हम इस ग्राफ के अंदर क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं, और जो कि विस्थापन होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। ग्राफ के अंतिम बिंदु से एक लंबवत रेखा खींची जाती है जो समय के अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। अब इस आकृति के अंदर कुल क्षेत्रफल, जिसको नीले रंग से दिखाया गया है, इसका मान विस्थापन के मान के बराबर होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मूल बिंदु से ग्राफ के अंतिम बिंदु तक के समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं, और इसी तरह हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ग्राफ जहां से शुरू हुआ है उस पॉइंट को u तथा ग्राफ के अंतिम बिंदु को v से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर u है प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग। अब इसका कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस आकृति को दो आकृतियों में बांट देते हैं, जिसमें पहली आकृति है एक आयत और दूसरी आकृति है एक त्रिभुज। कुल क्षेत्रफल का मान आयत के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। चलिए इसे गणितीय रूप में लिखते हैं, जहां हम देखते हैं a बराबर a1 प्लस a2, जहां पर कैपिटल A है कुल क्षेत्रफल, a1 है आयत का क्षेत्रफल तथा a2 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा u इंटू टी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ v माइनस यू इंटू टी, क्योंकि v माइनस यू त्रिभुज की हाइट है। तो इसलिए यहां लिखा गया है कैपिटल A बराबर यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। अब जैसा कि पिछली समीकरण में आपने पढ़ा था कि v माइनस यू बराबर होता है at के, तो इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं विस्थापन यानी x बराबर यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। और यही हमारी द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम मानते हैं कि यदि कोई कण एक गति की अवस्था में है और उसका प्रारंभिक वेग है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, कुल समय है t बराबर 40 सेकेंड और त्वरण है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है कि कण के विस्थापन का मान क्या होगा। तो कण के विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए हम द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार है। x बराबर यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर x है विस्थापन,
U है प्रारंभिक वेग, T है समय और A है त्वरण। तो चलिए हम सभी चरों के मान रखते हैं और देखते हैं कि विस्थापन का मान हमें क्या ज्ञात होता है। तो हमें समीकरण मिलती है x बराबर 10 मीटर पर सेकेंड गुणा 40 सेकेंड प्लस 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणा 40 सेकेंड का होल स्क्वायर। इसे हल करने पर मिलता है 400 मीटर प्लस 400 मीटर बराबर 800 मीटर। तो हमें मिलता है x बराबर 800 मीटर, जो कि विस्थापन का मान है। तो इस तरह द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करके हमने विस्थापन का मान ज्ञात किया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले सीखा ग्राफ द्वारा वेग तथा विस्थापन ज्ञात करने की विधि। उसके बाद हमने पढ़ा प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ी द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की तृतीय शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। धन्यवाद। Dari COVID ke dalam dia benar. नमस्कार दोस्तों, आज हम
विलयन का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अनुसंख्या गुणधर्म से। अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? अनुसंख्या गुणधर्म वो गुणधर्म होता है जो सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हिमांक का अवनमन और जो चौथा होता है उसे कहते हैं परासरण दाब। शुरू करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से। देखिए, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है उसके लिए जो समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। डेल्टा P1 बराबर P01 x2। जो P01 है वो उस अवयव का वाष्प दाब होता है। डेल्टा P1 जो है वो आपेक्षिक अवनमन है और x2 जो है वो विलायक का मोल अंश है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो कुछ इस प्रकार है। डेल्टा TB बराबर KB गुणा M। यहाँ पर M जो होता है वो विलेय की मोललता है और KB जो है वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। डेल्टा TB जो है वो क्वथनांक का उन्नयन होता है। क्वथनांक के उन्नयन पर काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, तो आप इस टॉपिक पर कुछ प्रश्न हल कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन होता है डेल्टा TF बराबर KF गुणा M। यहाँ पर डेल्टा TF हिमांक के अवनमन को दर्शाता है। जो M है वो विलेय की मोललता है और KF जो है वो हिमांक का अवनमन स्थिरांक है। यह था हिमांक का अवनमन। यह भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप इस पर कुछ प्रश्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी अनुसंख्या गुणधर्म की, जिसका नाम है परासरण। अंग्रेजी में परासरण को ऑस्मोसिस भी कहते हैं। परासरण में क्या होता है, एक जगह विलयन होता है और दूसरी जगह विलायक होता है। बीच में एक अर्धपराग्य झिल्ली मौजूद होती है। इस अर्धपराग्य झिल्ली का काम क्या होता है, यह कुछ कणों को अपने से जाने देती है और कुछ कणों को रोक देती है। जब अर्धपराग्य झिल्ली विलयन और विलायक के बीच में लगी होती है तो विलायक का प्रवाह विलयन की तरफ होने लगता है। विलायन के इस प्रवाह को परासरण कहते हैं या फिर ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यह होता है परासरण। अब जानते हैं परासरण दाब क्या होता है। हमारे पास 3 तरह की अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था होती है जब कोई दाब नहीं लग रहा होता बाहर से। उस समय क्या होता है, जो अर्धपराग्य झिल्ली है जिसको हम अंग्रेजी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उससे विलायक विलयन की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर हम विलयन वाले खांचे में ऊपर से एक दाब लगाएं और उस दाब को लगाते ही वो जो विलायक विलयन की तरफ आ रहा था वो आना बंद कर दे, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब
या फिर अंग्रेजी में उसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब वो दाब होता है जिसको लगाते ही जो विलायक का प्रवाह है वो रुक जाए, उसे परासरण दाब कहते हैं। यह दूसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था वो होती है जब जो हमारा दाब लग रहा है वो परासरण दाब से अधिक लग रहा है। जब दाब परासरण दाब से अधिक लगने लग जाए तो उस अवस्था में क्या होता है, विलयन में से विलायक के कण बाहर की तरफ जाने लगते हैं, तो इसे कहते हैं परासरण दाब। और जो आखिरी वाला मैंने आपको मामला बताया, वह मामला हम पानी को शुद्ध करने में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम अंग्रेजी में रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यह था परासरण दाब। अब देख लेते हैं परासरण दाब का सूत्र। तो परासरण दाब का सूत्र होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। यहाँ पर C जो है वो मोलरता है, R जो है वो गैस नियतांक है और T जो है वो तापमान है। तो यह परासरण दाब का सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान की। अभी तक हमने जितनी भी अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ा उसमें हमने बस एक चीज को ध्यान में नहीं रखा। जैसे हमारा KCl है, तो KCl को जब हम पानी में डालेंगे तो KCl जो है वो K+ और Cl- में टूट जाता है, लेकिन हमने अभी तक इन सब चीजों को नकारा है और इससे जो हमारी अनुसंख्या गुणधर्म की जो भी वैल्यू आई है वो सारी गलत हो जाएंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जैसे हम KCl के लिए अनुसंख्या गुणधर्म निकालते हैं तो हमने ये चीज पढ़ी कि अनुसंख्या गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो KCl तो एक कण है, हमने उस एक कण को लेकर ही उस अनुसंख्या गुणधर्म की मात्रा निकाली, लेकिन KCl तो K+ और Cl- में बटने के बाद दो कण बन गए, तो यहाँ पर दो कणों के लिए अनुसंख्या गुणधर्म निकालना होगा, जो हमने नहीं किया और जो कि गलत है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान इसी चीज को सही करता है। I बराबर सामान्य द्रव्यमान भागा असामान्य द्रव्यमान। I को वॉन हाफ गुणक कहते हैं। हमने अभी तक जितनी भी अनुसंख्या गुणधर्म निकाला है उसमें इस I को गुणा करना होगा और उससे जो अनुसंख्या गुणधर्म की जो भी वैल्यू आएगी वह हमारा सही उत्तर होगा। तो यह होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। आइए अब वीडियो के अंत में आ गए हैं हम लोग, तो देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ा। इसमें हमने 4 तरह की अनुसंख्या गुणधर्म पढ़े। उसके बाद हमने असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप ये सब चीज़ें NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, अभी तक हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 7 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 8वां भाग समझेंगे और इस 8वें भाग में हम समझेंगे कि जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, यानी एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E कुछ इस दिशा में फ्लो कर रहा है। अब हम इसमें किसी एक विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं
कि यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में न होकर कुछ टेढ़ी रखी है। इसकी अलग अलग स्थिति के बारे में हम बाद में विचार करेंगे। अभी अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि द्विध्रुव अपनी प्रारंभिक स्थिति में बदलाव लाती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में घूम जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव स्वयं को विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश कर लेते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र कुछ इस दिशा में है, जिसमें हमने एक द्विध्रुव रखा है, जिसमें धनात्मक आवेश बिंदु A तथा ऋणात्मक आवेश बिंदु B पर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर हमने केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए एक ही एरो बनाया है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाना चाहेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक धनात्मक आवेश से ही उत्सर्जित होता है और दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं। यानी बिंदु A या धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल होगा प्लस QE, जबकि बिंदु B पर रखा ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत यानी नीचे की ओर जाएंगे और इस आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण होगा ऋणात्मक QE। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी निकाय पर समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में लगने वाले बल युग्म निकाय में बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। यानी यहाँ पर भी इस द्विध्रुव में उत्पन्न होता है बल आघूर्ण, जिसकी वजह से ये द्विध्रुव अपने मध्य बिंदु के सापेक्ष घूम जाता है। दोस्तों, बल आघूर्ण को ज्ञात करने का सूत्र होता है बल गुणा बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी। और जैसा कि हमने अभी लिखा कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल है QE। इसके अलावा बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी जानने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर हम बिंदु A तथा बिंदु B से एक समकोण त्रिभुज ACB बनाएं, तो इसमें कोण BAC भी होगा थीटा। यानी यहाँ पर दोनों बिंदुओं या आवेशों के बीच लंबवत दूरी है AC, जिसका मान होगा 2A sin थीटा। तो दोनों ही राशियों का मान बल आघूर्ण के फॉर्मूला में रखें तो बल आघूर्ण टाउ आता है QE गुणा 2A sin थीटा। दोस्तों, यहाँ पर हम 2QA को साथ लिख लेते हैं और अगर आपको याद हो तो यह होता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे लिखा जाता है P से। यानी बल आघूर्ण होगा PE sin थीटा। यानी इसे P तथा E का सदिश गुणनफल भी कहा जा सकता है, यानी P क्रॉस E। आइए अब इस द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। दोस्तों, इस परिस्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बीच बनने वाला कोण होता है 0 डिग्री। तो बल आघूर्ण का मान होगा PE sin 0 डिग्री। और क्योंकि sin 0 डिग्री का मान होता है 0, इसलिए यहाँ पर बल आघूर्ण का मान भी होगा 0। यानी इस केस में द्विध्रुव नहीं घूमेगी। अगली परिस्थिति है जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। दोस्तों, इस परिस्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बीच बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री। तो बल आघूर्ण का मान होगा PE sin 90 डिग्री। और क्योंकि sin 90 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पर बल आघूर्ण का मान हो जाएगा P गुणा E। आइए अब आज के वीडियो में समझाए गए विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, समान आवेश 2 कूलम और ऋणात्मक 2 कूलम को
2 सेंटीमीटर की दूरी से अलग करने वाले विद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री के कोण पर 0.225 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव में उत्पादित बल आघूर्ण की गणना करें। दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा यानी 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर हमें दी हुई राशियां लिख लेते हैं, जो हैं Q बराबर 2 कूलाम। इसके अलावा 2A बराबर है 2 सेंटीमीटर या फिर इसे लिख सकते हैं 0.02 मीटर। इसके अलावा E यानी विद्युत क्षेत्र है 0.225 न्यूटन प्रति कूलाम और थीटा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण होता है P क्रॉस E या 2QA E sin थीटा। तो दोस्तों, यहाँ हम सभी राशियों का मान इस समीकरण में रख देते हैं तथा इन्हें हल करने पर आता है बल आघूर्ण का मान, जो होगा 0.0045 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा कि किसी एक समान बाह्य क्षेत्र में रखा कोई विद्युत द्विध्रुव किस प्रकार बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। हमारे अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना अगला अध्याय, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तब तक के लिए टेक केयर एंड डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो 18 कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन
हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।